नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और वो भी विथ एक्सप्लेनेशन इन डिटेल। आपको मैं ये बता दूं कि मैं एमसीक्यूज की जो सीरीज़ है वो डेली अपलोड कर रहा हूं और ये एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 है। इसके पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और विथ एक्सप्लेनेशन अगर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हो तो आपको काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं उनकी पढ़ाई भी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो है उसे किसने शुरू किया था? और आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। सो ये जो नेशनल हेराल्ड है ये एक तरह से न्यूज़पेपर है, और ये जो न्यूज़पेपर है इसकी शुरुआत जिन्होंने की थी वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको ये बता दूं कि जो नेशनल हेराल्ड है इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। और ये जो पेपर है नेशनल हेराल्ड, इसको 1942 में ब्रिटिश में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे बैन भी कर दिया था। सो ये जो नेशनल हेराल्ड नाम का न्यूज़पेपर है ये इंग्लिश में पब्लिश करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा एक नवजीवन, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। नवजीवन करके न्यूज़पेपर है, इसको हिंदी में जवाहरलाल नेहरू पब्लिश करते थे। और इसी के अलावा एक और न्यूज़पेपर था क्वामी, ये नाम याद रखिएगा, क्वामी आवाज़। तो क्वामी आवाज़ जो न्यूज़पेपर है ये उर्दू में पब्लिश होता था, उर्दू में। सो इस तरह से 3 तरह के न्यूज़पेपर 3 लैंग्वेज में पब्लिश किया करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक, ये किस प्रपोजल को कहा था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स? सो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, सेकेंड इज वेवेल प्लान, थर्ड इज क्रिप्स मिशन एंड फोर्थ इज साइमन कमीशन। और इसका सही जवाब है क्रिप्स मिशन। सो आपको ये बता दूं कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो इंडिया में मार्च 1942 में ब्रिटिश ने भेजा था, और उसी के साथ साथ इस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। मिशन जो है इसके हेड स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं बताता हूँ इसको लिखते हुए चलिएगा, आपकी आधे से ज़्यादा पढ़ाई ऐसी एमसीक्यूज को सॉल्व करते करते होती है। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। और आपको ये भी बता देता हूँ कि गांधी जी ने इसे अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रम्बलिंग बैंक इसीलिए कहा था क्योंकि इस प्रपोजल में बहुत ही कम चीज़ें दी गई थी जो कि हमारी डिमांड थी। तो हमारे जो नेशनलिस्ट थी उनकी जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत ही कम चीज़ें दी थी। और पोस्ट डेटेड यानी ऐसा कहेंगे कि भाई ये पुरानी बातें थी, ये तो डिमांड जो यहाँ पे क्रिप्स मिशन में पूरी की जा रही थी वो तो डिमांड हमने बहुत पहले रखी थी, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके बाद का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज वाज द ब्रेन बिहाइंड चित्तगांव आर्मरी रेड। तो चित्तगांव में आर्मरी रेड हुई थी, तो ये चित्तगांव की जो आर्मरी रेड थी उसमें मेन आइडिया किसकी थी, ये प्लान किसका था? ए गणेश घोष, सेकंड चंद्रशेखर आजाद, थर्ड सूर्य सेन या फिर फोर्थ ऑप्शन इज लाला हरदयाल। और इस सवाल का सही जवाब है सी, सूर्य सेन। तो चित्तगांव में जो आर्मरी रेड हुई थी ये 18 अप्रैल 1930 को की गई थी। और ये ये रेड है ये एक आर्मरी में रेड थी। आर्मरी यानी जहाँ पे हथियार रखे थे ब्रिटिश के, तो उसको हथियार को वहाँ से रेड डाल के हथियार को वहाँ से ले जाके हमारे जो क्रांतिकारी या रिवॉल्यूशनरीज थे वो ब्रिटिश के खिलाफ एक आर्म्ड रेबेलियन करना चाहते थे। तो ये हमें पता चलता है। तो इसके पीछे के जो मेन लीडर थे इस रेड के वो सूर्य सेन थे। सो उस वक्त बंगाल में 2 आर्मरीज हुआ करती थी, और यहाँ पे प्लान ऐसा था कि ये दोनों आर्मरीज जो है यहाँ पे ब्रिटिश अपने हथियार जो रखते हैं उसे हम वहाँ से ले जाएंगे और उसके थ्रू हम क्रांति लाएंगे, एक रिवॉल्यूशन लाएंगे, ब्रिटिश के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। सो ये 2 आर्मरीज को यहाँ पे वहाँ से हथियार को लूटने का एक प्लान बनाया था हमारे क्रांतिकारियों ने। और आपको ये बता दूं कि सूर्य सेन के साथ और 2 नाम आते हैं, और वो 2 इनक्रेडिबल वुमेन हैं। एक है प्रीतिलता वाडेदार, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आर्मरी के रेड में, और दूसरी है कल्पना दत्त। कल्पना दत्त हो या फिर ये प्रीतिलता वाडेदार हो, इन दोनों का भी बहुत बड़ा रोल था जो आर्मरी रेड थी उसमें। सो याद रखिएगा चित्तगांव आर्मरी रेड जो थी उसके लीडर सूर्य सेन थे। उसके बाद का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? और इसका सही जवाब है बी, बदरुद्दीन तैयब जी। सो बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वो एक लॉयर थे और बहुत जाने माने लॉयर हुआ करते थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स की बात करें तो आपको ये पता ही होगा कि हर साल हर सेशन में अलग किसी पर्सन को प्रेसिडेंट बनाया जाता था। सो ये कांग्रेस का जो 3rd सेशन था उसमें ये प्रेसिडेंट बने, यानी हम ये कह
कह सकते हैं कि थर्ड सेशन के प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो थर्ड सेशन हुआ था ये 1887 में हुआ था, और 1887 में जो जगह थी वो जहाँ ये हुआ था वो थी मद्रास। मद्रास में ये 1887 में सेशन हुआ था, जहाँ के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उसके बाद आपका अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज या जिसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहा गया था वो कांग्रेस ने कब डिमांड किया था, किस सेशन में डिमांड किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मद्रास सेशन 1927, सेकंड ऑप्शन इज लाहौर सेशन 1929, थर्ड ऑप्शन इज बॉम्बे सेशन 1918 एंड फोर्थ ऑप्शन इज दिल्ली सेशन 1932। और इसका सही जवाब है लाहौर सेशन 1929। अगर लाहौर सेशन की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पे कहा था कि अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारा देश अब इंडिपेंडेंट हो चुका है, ब्रिटिश जो है उनका रूल हम डिक्लेयर करते कि इस देश में खत्म हो चुका है। और ये जो सेशन था लाहौर सेशन, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसी के अलावा एक और बात याद रखेगा, ये सेशन 1929 में हुआ था, और ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये जो रिजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, ये उन्होंने पास किया था 19 दिसंबर 1929 को। और इसकी पब्लिक अनाउंसमेंट जो की गई थी वो 26 जनवरी 1930 को की गई थी। तो इसी दिन हमने कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज वाला दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया था। उसके बाद का अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल गॉट द टाइटल सरदार ड्यू टू लीडरशिप एंड सक्सेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट? आपको पता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किस मूवमेंट के बाद उन्हें ये टाइटल मिला था सरदार का? आपका ऑप्शन ए है खेड़ा सत्याग्रह, बी है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सी बारडोली सत्याग्रह, या फिर डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह जो है इसके बाद उनको सरदार कहा गया, और उनको सरदार का टाइटल जिन्होंने दिया था वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को ये सरदार का जो खिताब या टाइटल है वो दिया था आफ्टर बारडोली सत्याग्रह। तो उन्होंने जो भी अपने कंट्रीब्यूशन दिखाए थे उसके बाद गांधी जी ने सरदार ये खिताब दिया था। और बारडोली सत्याग्रह ये 1928 में शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड था? ये टैक्सेस से रिलेटेड था। तो जो टैक्सेस के रेट्स थे फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा थे, बारडोली नाम के जगह पे गुजरात में सत्याग्रह चलाया गया था। और एक और बात वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको बता दूं, इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कभी अगर क्वेश्चन आता है आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद का आपका अगला सवाल है, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज्ड टू राइट पोएट्री विद द नेम ओवेन मेरेडिथ? ओवेन मेरेडिथ नाम की पोएट्री कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लिखा करते थे? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड डलहौजी, या डी लॉर्ड रिपन। और इस सवाल का सही जवाब है बी लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन जो थे वो ये पोएम लिखते थे जिसको ओवेन मेरेडिथ कहा जाता है। सो अगर हम बात करें गवर्नर जनरल हमारे इंडिया के लॉर्ड लिटन के, सो ये 1831 से 1891 तक इंडिया के गवर्नर जनरल रहे हैं। इन्होंने और भी कई सारे पब्लिकेशंस लिखे हैं, बट उसमें से एक बहुत फेमस ओवेन मेरेडिथ है। उसके बाद का अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी वॉज झंडा सत्याग्रह? झंडा सत्याग्रह या फिर फ्लैग सत्याग्रह 1923 में कंडक्ट किया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी नागपुर, सी अहमदाबाद, या डी कलकत्ता। तो ये जो क्वेश्चन इसका सही जवाब है बी नागपुर। तो ये जो झंडा सत्याग्रह ये नागपुर में कंडक्ट किया गया था। बट आपको ये बता दूं कि झंडा सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर में हुई थी, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है, और नागपुर में ये सत्याग्रह खत्म हुआ था। सो जबलपुर में शुरू होकर नागपुर में खत्म होने वाला सत्याग्रह था। और एक तरह से ट्राई कलर जो है हमारा तिरंगा वो भी यहाँ पे होस्ट किया गया था, और उसकी होस्टिंग जो हुई थी वो बिलासपुर नाम की जगह में हुई थी, जो आज छत्तीसगढ़ में आपको देखने मिलता है। 1923 ये ईयर था जब फ्लैग होस्टिंग भी की गई थी ट्राई कलर की। ये जो सत्याग्रह था ये अप्रैल 13 को एक तरह से कंडक्ट करने का सोचा गया था, और किया भी था, क्योंकि झंडा सत्याग्रह अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग हुआ था। और ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के ही चलते इस दिन को हमने झंडा सत्याग्रह जो है ये कंडक्ट किया था। और आपको ये बता दूं कि ये जो सत्याग्रह ये अगस्त 17 को 1923 को ख़त्म हुआ था, और तब जब ये ख़त्म हुआ था तब इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद का आपका अगला क्वेश्चन है, द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग? है ना। तो 1896 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था वो किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ए, इंडिया ने अपना नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया था इस सेशन में। सेकंड है, इंडिया ने नेशनल एंथम पहली बार गाया था इस सेशन में। थर्ड है, इंडिया ने ट्राई कलर फ्लैग जो है अपना तिरंगा पहली बार होस्ट किया था इस सेशन में। और फोर्थ है, नन ऑफ द अबाउ। सो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि इंडिया ने अपना पहला नेशनल सॉन्ग पहली बार इस सेशन में गाया था 1896 के। ये जो 1896 का सेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। उस वक्त का कलकत्ता आज के डेट का कोलकाता, यहाँ पे हुआ था। और वंदे मातरम ये यहाँ पे हमने नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सेशन का ईयर और सेशन की जगह अच्छे से याद रखना है। और इस
सेशन के जो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे रहमतुल्ला एम सहानी। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रखना है, रहमतुल्ला एम सहानी इसके प्रेसिडेंट थे। और वंदे मातरम जो है ये गाया गया था, इसको गाया किसने था, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। उसी के साथ साथ इसको लिखा किसने था वंदे मातरम को, तो इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी द्वारा, बंकिम चंद्र चैटर्जी। ये चीज़ अच्छे से याद रखना, ये पूरी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको। और ये पब्लिश कहाँ किया गया, तो ये पब्लिश किया गया था, एक बंगाली नॉवेल है, बंगाली नॉवेल, और उस बंगाली नॉवेल का नाम है आनंद मठ। आनंद मठ में इसे पब्लिश किया गया था इन 1882, तो 1882 में इसको पब्लिश भी किया गया था आनंद मठ में, और लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। उसके बाद का आपका अगला सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश और फ्रेंच इन इंडिया। तो आपको पता है कि ब्रिटिश और फ्रेंच ये दो पावर्स इंडिया में आ चुकी थी, यूरोपियन पावर्स, बट ब्रिटिश ने अपनी सुप्रीमेसी फ्रेंच के ऊपर जमा ली थी, यानी फ्रेंच को उन्होंने दबा दिया था। तो किस बैटल में ये वो कर पाए थे? सो इसके आपके ऑप्शन से ए बैटल ऑफ बक्सार, बी बैटल ऑफ वांडीवॉश, सी बैटल ऑफ प्लासी, या फिर डी बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इसका सही जवाब है बैटल ऑफ वांडीवॉश। सो ये जो बैटल ऑफ वांडीवॉश है वो 1760 में लड़ा गया था बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। और वांडीवॉश जो है वो पार्ट था थर्ड कार्नेटिक वॉर का। तो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में कार्नेटिक वॉर्स लड़े गए थे और कार्नेटिक वॉर का ही हिस्सा था बैटल ऑफ वांडीवॉश। सो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था सर आयर कुट ने, और आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंच की आर्मी थी उसको लीड किया था काउंट डे लैली ने, काउंट डे लैली इन्होंने। सो ऐसे ये दो कमांडर्स थे, ये दो हेड थे जिन्होंने ये आर्मी चलाई थी। और यहाँ ये जब वॉर खत्म हुआ उसके बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन की गई थी, ये भी आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में साइन की गई थी। और ये एक तरह से 7 ईयर वॉर, पूरे वर्ल्ड में 7 ईयर वॉर जो चल रहा था उसी का ये पार्ट था। तो 7 ईयर वॉर ग्लोबल लेवल पे चल रहा था और वो ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में चल रहा था, और उसी का एक्सटेंशन इंडिया में बैटल ऑफ वांडीवॉश या कार्नेटिक वॉर आपको देखने मिलता है। यहाँ पे जीत हुई थी ब्रिटिश की और यहाँ फ्रेंच हार गए थे। उसके बाद से फ्रेंच जो इंडिया में रूल करना चाहते थे वो कभी कर नहीं पाए और ब्रिटिश बन जाते हैं इकलौते रूलर इंडिया के। सो ये रहे आज के हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करते रहे कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे भी एक सपोर्ट मिलता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का रेगुलर बेसिस पे। सो हम इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद।